हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट टॉपिक हमारा चल रहा है और 5 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। पार्लियामेंट का 6 टॉपिक है। इसमें हम कवर कर रहे हैं जो स्टेट पीसीएस है उनको टारगेट करते हुए और जो यूपीएससी है उनको टारगेट करते हुए। और ये वनडे जो सीरीज है आपका जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी काफी बेहद साबित होगा, रामबाण साबित होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो पार्लियामेंट्री डिवाइस की बात करेंगे। डिवाइसेस में हम देख लेंगे क्वेश्चनर्स क्या हैं और मोशंस कैसे प्रपोजल लाए जाते हैं, मोशन कैसे पास किए जाते हैं, उन सब के बारे में बात कर लेंगे इस पर। तो पहले देखते हैं कि संसद में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले। आस्किंग इन द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट। तो जो यहाँ पर क्वेश्चनेयर होता है या क्वेश्चन टाइम होता है वो जनरली 11 से 12 के बीच में होता है, जो लोकसभा में होता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 से 1 के बीच में होता है। यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब उनको हिंदी में बोलते हैं तारांकित प्रश्न। मतलब ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप वर्बल दे सकते हैं, मौखिक दिया जा सकता है और काउंटर क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मानो कि जैसे आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आपको मौखिक आंसर दे दिया, फिर आपने उसका कोई काउंटर क्वेश्चन पूछा। जैसे आपने पूछा कि सर पार्लियामेंट जो हम डिस्कस करें कितनी क्लासेस में होगा, तो मैंने कह दिया कि 6 क्लासेस में, 10 क्लासेस में। फिर आपने पूछा कि सर क्लासेस का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब आपने काउंटर क्वेश्चन कर लिया। वैसे क्वेश्चन कौन से होते हैं? स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? इनका आंसर लिखित में दिया जाता है, मतलब रिटर्न में आंसर दिया जाता है और काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर क्लास कितने टाइम तक चलेगी, मैंने आपको लिखकर दे दिया कि 11 बजे तक, आपको दे दिया। अब आप वापस नहीं पूछ सकते सर 11 कौन सा, एएम या पीएम। ये भी तो बात आता है, 11 एएम तक चला रहे हैं, 11 पीएम तक चला रहे हैं। फिर तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कि जब एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य से ये क्वेश्चन पूछता है या सदन में एक इन क्वेश्चंस को पूछता है, तो मिनिमम 10 दिन पहले, मिनिमम 10 डेज पहले इनकी इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होता है। और ये कौन से होते हैं? ये लोकहित के प्रश्न होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं और 10 दिन की समय अवधि के पूर्व भी इनको दिया जा सकता है। 10 डेज इसमें याद रखें। ये तो हो जाते हैं। ये फिर होता है क्वेश्चन आवर। द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट सीटिंग का किसको कहलाते हैं? क्वेश्चन आवर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं इसको और फिर आगे और जो चीजें हैं उनको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे एस्पायरेंट। तो यहाँ पर पहले जो इसके क्वेश्चन ईयर वगैरह हैं उन चीजों को देख लेते हैं। क्वेश्चन आवर क्या होता है या नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, या पहले एक काम करते हैं, पहले एक हेडिंग डाल देते हैं यहीं पर, स्टार्ड क्वेश्चन। एक मिनट, कौन से क्वेश्चन? स्टार्ड क्वेश्चन लिखना इसमें। देयर आर क्वेश्चन देयर आर द क्वेश्चन ऑन विच मिनिस्टर्स on which ministers give oral reply या oral answer है, oral reply, and if member, if the member is not satisfied, is not satisfied by the answer
by the answer. Then he oblique C. He can ask supplementary 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 questions with permission of the of speaker of Lok Sabha. These have star mark with question. इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री आंसर भी, सॉरी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और जो मिनिस्टर होगा वो इसका ओरल रिप्लाई देता है। यहाँ पर इससे समझ में आ गया। फिर दूसरा टाइप का हम लिखेंगे अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन फर्स्ट, अनस्टार्ड क्वेश्चन हम लिखने, दीज आर क्वेश्चंस these are questions whose reply is given in written form. These questions are not labeled with star, labeled with stars, and hence called unstarred question, है ना। तो यहाँ लिखते हैं देयर आर not asking supplementary क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते हैं। दोनों में दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। एक में स्टार लगा होता है इसलिए स्टार क्वेश्चन कहते हैं, दूसरे में स्टार लगा हुआ नहीं होता इसलिए अनस्टार क्वेश्चन कहते हैं। जो स्टार क्वेश्चन है वहां पर ओरल आंसर दिया जाता है, लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है वहां पर रिटर्न में आंसर आपको देना होता है, आप अगर मिनिस्टर हैं। लेकिन यहाँ पर का मतलब अनस्टार क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ड में जो स्टार्ट क्वेश्चन है वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, थर्ड, शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस सॉरी क्वेश्चंस जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं, इनके बारे में लिखेंगे। These are the questions of public
public importance and can be asked with a short with a short notice of less than of less than 10 days. These are answered orally. These are answered after third questions. Third questions are replied. Date for the answer. Date for the answer is fixed as as suggested by minister. Suggested by minister. तो एस्पायरेंट्स ये थे हमारे जो पार्लियामेंट में क्वेश्चनियर किया जाता है। वो तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। तो आपको जो इनके बारे में दो दो तीन तीन चीजें याद रखें कि जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है वहाँ पर ओरल आंसर दिया जाता है या ओरल रिप्लाई दिया जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 पॉइंट। फिर आ जाता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और यहाँ पर ओरल रिप्लाई भी नहीं दिया जाता, बल्कि रिटर्न फॉर्म में रिप्लाई दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको पब्लिक इंटरेस्ट के कोई क्वेश्चन है तो आपको 10 दिन पहले उनको रिप्लाई देना, सॉरी 10 दिन पहले नोटिस देना होगा और आपको जो रिप्लाई मिल जाएगा वो ओरल रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। स्टार्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर किए जाते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चनियर वगैरह है, जो क्वेश्चन आर क्या होता है, 0R क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं एस्पायरेंट क्वेश्चन आर। जो आज की हमारी जो क्लास है वहां पर छोटे छोटे यही सब पॉइंट हैं, यही सब टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन आर लिखना इसमें। दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट sitting. During this hour, during this hour, member of parliament members of parliament ask questions to ministers. Ask questions to ministers who have to reply for those questions.
दोज क्वेश्चन। फिर यहाँ से लिखना क्वेश्चन स्टार्ट अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस और आस्क ड्यूरिंग इट। आस्क ड्यूरिंग इट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्लियामेंट की सीटिंग होती है इस तरह का पहला आवर मतलब 11 से 12 के बीच का हो जाता है, तो क्वेश्चन आवर कहते हैं ना। 11 AM टू 12 PM 1 घंटा जीरो क्वेश्चन आवर होता है ना। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मिनिस्टर से पूछते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं वो किससे पूछते हैं, मंत्रियों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एस्पिरेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एस्पिरेंट 0R। जीरो और इसके बारे में लिखते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम members raise questions, members raise questions on different issues without prior notice, without prior notice. This is the time between question hour and agenda of the डे। अभी समझा देता हूँ, पहले लिख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे और रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस it is not mentioned in rules of rule of procedure रूल ऑफ प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जो क्वेश्चन आवर होता है ना 11 से 12, और उसके बीच में जो उस दिन का एजेंडा होता है या जो बिजनेस जो डेली के रूटीन होते हैं उसके बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन आवर और जो एजेंडा के बीच में जो खाली समय बचता है वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसको उस आवर को क्या बोलते हैं, जीरो आवर बोलते हैं, जीरो आवर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से मोशंस की, ठीक है, पासेज ऑफ मोशन इन द पार्लियामेंट की किस प्रकार के मोशन पास किए जाते हैं, जैसे कट मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मोशन ऑफ हैंड्स है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नया हेडिंग की तरफ चलते हैं और नया टॉपिक मोशन
इन द पार्लियामेंट, मोशन इन द पार्लियामेंट। चलो इसके बारे में लिखते हैं। मोशन क्या होता है उनको मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या काम करता है। जो संसदीय प्रस्ताव होते हैं वो एक ऐसे मीन्स होते हैं या ऐसे साधन होते हैं जो जिनके माध्यम से विधायिका, जो अपनी विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, वो अपने कुछ कार्यों को करती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक जो मेरे प्रस्ताव हैं, वो कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा मैं अपने कुछ कामों को पूरा करता हूँ। उनको क्या कहते हैं? संसदीय प्रस्ताव कहते हैं, है ना, मोशन कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक लाइन को, फिर जो यहाँ पर मोशंस के प्रकार हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। पार्लियामेंट्री मोशंस are the means are the means by which the legislature exercise some of its functions, it function, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब पहले प्रस्ताव की तरफ आते हैं। पहला प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। इसके बारे में पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। तो जब हम निंदा प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ इट इज प्रपोज्ड ओनली एंड पास ओनली इन द लोकसभा, कि सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। और ये भारत सरकार के विरुद्ध लाया जाता है कि कोई पॉलिसी भारत सरकार लाना चाह रही है। अगर उस पॉलिसी को सदस्य लाना नहीं चाहते या विपक्ष लाना नहीं चाहता तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में। इसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कराया जाता है। सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है इस पर? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। तो जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं ना, अभी 543 है। जो एंग्लो इंडियंस वाले थे उनको हटा दिए 2 सीट, तो 543 लोकसभा में। मान लेते हैं 3 लोग आए नहीं है और 40 लोग वोट नहीं करते, तो टोटल कितना मतलब 500। तो 500 का हाफ प्लस वन, मतलब अगर 251 मेंबर प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो प्रस्ताव पास माना जाता है और वो सरकार की नीति लागू नहीं होगी, मतलब निंदा प्रस्ताव पूर्ण रूप से सफल माना जाता है, ठीक है। लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार से इस्तीफा की मांग नहीं की जाती है, मतलब सरकार इस्तीफा नहीं देती है। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सरकार अब अपना कॉन्फिडेंस यहाँ क्या करे, विश्वास मत यहाँ पर लाए, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन लाए और उसको पास करवाए। इतना इसको लिख लेते हैं सेंसर मोशन का। तो मेजोरिटी कौन सी? सिंपल मेजोरिटी। लाया कहाँ जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। किसके लिए लाया जाता है? सरकार की किसी नीति के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं एस्पायरेंट, यहाँ पर लिखना एक सेंसर मोशन डिसअप्रूवल और
condemnation of the government or a specific minister for their policies और एक्शन। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। देखो नेक्स्ट पॉइंट में, इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस, it can only introduce and pass in the Lok Sabha, passed in the Lok Sabha, ठीक ना। it is fought against a specific policy of the Indian government, ठीक ना। द मोशन कैसे लिखना है, रुक जाना। इफ द if a if the motion is passed by the by a simple majority in the Lok Sabha, that particular policy government policy will not be implemented। मतलब वो अगर प्रस्ताव लाया गया है और वो पास हो जाता है तो वो पॉलिसी क्या होगी, लागू नहीं होगी। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो थोड़ा सा खांसी आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। फिर इसके बाद लिखते हैं, इफ ए मोशन इज पास्ड the government does not resign but it is expected to secure, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते, यहीं पे लिख देते, टू सिक्योर, नेक्स्ट ईयर, टू सिक्योर ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोक सभा, टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स मेजॉरिटी।
मतलब अगर किसी नीति के खिलाफ अ, निंदा प्रस्ताव आ जाता है तो सरकार से इस्तीफा नहीं देती है, लेकिन इतना जरूर आशा की जाती है कि वो क्या लाए, कॉन्फिडेंस मोशन लाए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करे, अपनी मेजोरिटी साबित करे सदन में कि उसके पास बहुमत है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा मोशन दो, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये क्या होता है? ये सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है? इट इज इंट्रोड्यूस एंड पास इन द ओनली लोकसभा, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन जब इसको लोकसभा में ला रहे होंगे तो इसको लाने से पहले ये कम से कम 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा के 50 सदस्य थे, उसके द्वारा इसका समर्थन होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है, ये विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, और अगर सरकार के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आती है और वो पास नहीं होता है, अगर पास हो जाता है तो सीधी सी बात है सरकार को इस्तीफा देना होगा। अगर पास नहीं होता है तो अगले 6 महीने तक दोबारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। फिर से मैं बता दूं, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है, लोकसभा में ही लागू प्रस्तुत और पारित किया जा सकता है, लेकिन जब इसको लाया जाएगा लोकसभा में तो उससे पहले कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा इसका समर्थन आवश्यक है। इसका समर्थन आवश्यक है। उसके बाद इसकी प्रकृति ऐसी है कि इसको सदैव लीडर ऑफ अपोजिशन या सिर्फ अपोजिशन ही कह सकते हैं, विपक्ष ही लेकर आती है। जब एक अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी के बाद तो सदन में सरकार जो होती है उसको इस्तीफा देना होता है। अगर वो पास नहीं होता है सदन में इस्तीफा सरकार नहीं देती है, और अगले 6 महीने के तक भी विपक्ष द्वारा से अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकता। इतना आपको ध्यान रखना। इसको लिख लेते हैं, इतना लिखना है पेरेंट, लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कलर चेंज लिखना ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन is a parliamentary procedure used to determine if the government still commands the confidence of the Lok Sabha at the time of at the time of introduction time of introduction it must be it must be supported by at least at least 50 members of the house, 50 members of the house। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में दिस मोशन इज टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑपोजिशन,
This motion is typically introduced by the opposition by the opposition, and it does not required it does not require stating the grounds on which it is based. लिखना next. It is passed by the simple majority. It is passed by the simple majority in the लोकसभा. लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के बाद लाई जाती है, सिंपल मेजोरिटी से पास की जाती है. तो लिखना यदि, सॉरी हिंदी में लिखवा, इंग्लिश में लिखवाता हूँ, अभी कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ. लिखना इफ नॉन कॉन्फिडेंस motion is passed, the government is expected to resign. मतलब सरकार से आशा की जाती है कि वो क्या कर दे, रिजाइन कर दे. अदरवाइज द प्रेसिडेंट may dissolve, लिख लेना dissolve the government, इसमें एक पॉइंट और मेंशन करेंगे यहाँ पर, डिसॉल्व द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो मैंने बताया था कि अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास नहीं होता है तो अगले 6 महीने तक विपक्ष दोबारा से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है. सरकार को भी टेंशन रहती है कि भाई पहले क्या करना है, पहले बहुमत सिद्ध करना है. अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो जो प्रेसिडेंट साहब है वो क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, भंग कर देंगे. लिखना ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन can be introduced again only after an interval of 6 months. After interval of 6 months. अब बात करते हैं एस्पेरेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसी में जो मोशन चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव. तीसरा मोशन है, नहीं तीसरा चौथा जितना भी है, हाँ तीसरा है. क्या लिख लेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन.
कॉन्फिडेंस मोशन सॉरी, कॉन्फिडेंस मोशन जो थे वो लोकसभा की नियमावली में नहीं थे, जो लोकसभा के रूल्स हैं वहां पर नहीं थे। इसको कहाँ पर लाया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, प्रस्ताव भी वहीं पर किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब से गठबंधन की सरकारें आने लगी तब से ये नया मोशन सामने आया है ना? इसको लाया जाता है, सरकार अपना विश्वास मत प्रस्ताव क्या करती है, दिखाती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करती है, मतलब अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती है, उसके बाद सरकार बनती है। इसको लिखते हैं, देखना, इट इज नॉट मेंशन it is not mentioned in the rules of Lok Sabha, rules of Lok Sabha, but is a tradition that began with the arrival of with the arrival of coalition government। जब से गठबंधन की सरकार आने लगी है तब से ये देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें एस्पिरेंट, इट कैन ओनली, it can only be introduced and passed in the Lok Sabha, passed in the Lok Sabha by simple majority, by simple majority, साधारण बहुमत के द्वारा सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है। फिर इसके बाद लिखेंगे एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, अब कौन सा है ये, 4 नंबर का कट मोशन, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। ये कब लाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलो इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ केवल कहाँ लाए जा सकते हैं, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और वहीं पे पास किया जा सकता है। और इसकी प्रकृति वैसी है कि इसको सदैव अपोजिशन के द्वारा ही लाया जाता है। यह किसी मंत्रालयों को दिए जाने वाले अनुदान राशि, जो ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनमें कटौती के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव जो है, ये जो मोशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार के खर्चों को कम करना। ये जो सरकार जो फिजूल खर्ची करती है, उन फिजूल खर्चियों को रोकना। मतलब सरकार को ये फिजूल खर्ची कर रही है तो विपक्ष क्या करेगी, उसके लिए कट मोशन लेकर आ जाएगी। अगर कट मोशन पास हो जाता है तो सरकार क्या करेगी, साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। अगर कट मोशन पास कर दिया जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि सरकार से इस्तीफा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि जो पैसा है वो हमारा और आप लोगों का, जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, जो हम पेनल्टी के रूप में गवर्नमेंट को, जो हम फीस के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, जो गवर्नमेंट का फंड बनता है वहां पर देते हैं ना। इसके बाद फंड ही हम पढ़ेंगे। इस क्लास में तो मोशंस कंप्लीट कर लेंगे। जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे तो वहां पर जो फंड्स ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की निधियां हैं, उनकी डिस्कस करेंगे। 3 निधियां हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ समझिए, इसे पास किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, इस लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं लाया जाता, बल्कि उस फिजूल खर्ची के खिलाफ लाया जाता है जो सरकार कर रही है। सदैव विपक्ष के द्वारा लाया जाता, मतलब इसका नेचर वैसा है। अगर ये कट मोशन जो है, अगर ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन देना होता है। इतनी सी बात होती है, इसको लिख लेते हैं। इट कैन प्रेजेंट, इट कैन ओनली, है ना, इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन द इन द लोकसभा। इट इज इंट्रोड्यूस बाय द opposition, बाय द अपोजिशन। नेक्स्ट लिखना, इट इज brought to reduce brought to reduce the amounts of grants given to ministries, given to ministries. To aim of this, the aim, the objectives of this motion, of if this motion is to curb wasteful expenditure, curb wasteful expenditure by the government, by the government. Next, it is passed by a simple majority. It is passed by a simple majority, साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है एस्पेरेंट। तो लिखना है इसमें एक और पॉइंट कि यदि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, इफ 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 कट मोशन will be passed, then the council of minister, the council of ministers, COM, given the resign,
गिवन द रिजाइन, अपना रिजाइन देंगे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा मोशन है, तो वो है 5 नंबर का। कौन सा मोशन है? एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिबेट करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्या है कि इसे सदन में कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जाता है वैसे तो, मेनली में लोकसभा में। तो जहाँ जितने भी अपने हमने अभी तक मोशन पढ़े हैं वो सब कहाँ लाए जा रहे हैं? लोकसभा में लाए जा रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किए जाते थे, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है। लेकिन जब इसको सदन में लाया जा रहा होता है तो इसको लाने से पहले कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा समर्थन इसका होना आवश्यक है। जैसे कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में था। ये इसलिए लाया जाता है कि किसी विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन उससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट है उस पर विषय चल रहा है, एक सब्जेक्ट ए है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बी है, मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब उसको क्या करना, उधर ध्यान लाना, उसके लिए लाया जाता है ना। सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये हमारी क्लास का आज लास्ट टॉपिक होगा, लिख लेना। इफ एन adjournment motion is passed, the council of minister resigns। नहीं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से रख देते हैं और दूसरा लिखते हैं, दूसरी तरह से लिखना। टू इंट्रोड्यूस दिस मोशन, टू इंट्रोड्यूस दिस मोशन द सपोर्ट of at least 50 members of the House is is required. Next, second point. This motion is moved. This motion is moved to postpone an an ongoing discussion on a particular subject and next slide and next discussion या डिस्कस लिख लेंगे, डिस्कस another matter of national national importance या इंटरेस्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरेस्ट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, और लिखना नेक्स्ट पॉइंट।
The primary objectives of an adjournment motion is to seek information from the government. Next, government. It is passed by a simple majority in the हाउस। तो जो पहली क्लास में पढ़ाया था वो पढ़ाए थे मैंने बिल्स आपको, है ना। कुछ लोकसभा में लाया जा सकता है, कुछ लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकते हैं, लेकिन जो मोशन है मेनली कहाँ पर लाए जा रहे हैं, लोकसभा में लाए जा रहे हैं। मेजोरिटी कौन सी है, सिर्फ एस्पायरेंट्स यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो हमने जितने भी आज हमने पढ़ा उतना समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले एक थोड़ी सी इसकी समरी बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और है, उसको और लिख लेते हैं। एक और जो भी लिखा होगा अब तक कितने लिखे हैं, 4 5 जितना भी लिखा उससे आगे लिख लेंगे। 5 हो गया, एक छठा नंबर का लिख, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स इसमें लिखेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स क्यों लाया जाता है। एवरी फर्स्ट सेशन every first session of the year, every first session of the year and first session after general election, general election is addressed by the president, by the president, presidents, president. Speech is discussed, speech is discussed parliament in parliament and its is लिख लिया and is voted upon if this motion is not passed, this motion is not passed, then ministry has to then ministry has to resign from
ऑफिस। जब सब काम हो जाता है, अगली सेशन के पहले सेशन में राष्ट्रपति आते हैं और स्पीच देते हैं, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स किया जाता है। अगर ये पास नहीं होता है, सिंपल मेजोरिटी की यहाँ आवश्यकता होती है। अगर ये पास नहीं होता है तो जो मिनिस्ट्री होती है उसको रिजाइन देना होता है। इतनी सी बात है। तो आज की समरी बना लेते हैं एस्पेरेंट। क्या क्या हमने पढ़ा? पहला, आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन आयर 0 आर लिखते हैं। क्वेश्चन आवर एंड 0 आर। फिर लिखते थे मोशंस इन द पार्लियामेंट। जैसे कुछ के मैं नाम लिख देता हूं। ठीक, दूसरे का नाम लिख देता हूं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तीसरे का लिख देता हूं कॉन्फिडेंस मोशन। फिर लिख देता हूं इसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन। फिर क्या था इसके बाद? कट मोशन। कट मोशन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? एडजॉर्नमेंट मोशन। उसके बाद क्या था? मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स। ये हमने आज की जो क्लास थी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो मैं पूरी क्लास का ओवरऑल समरी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस जो हमने पूछे थे वहाँ 3 प्रकार के थे: स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में ओरल क्वेश्चन दिए जा रहे थे और ओरल आंसर दिया जा रहा था, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और जो स्टार्ट क्वेश्चन है वहां पर भी ओरल आंसर दिया जा रहा था, ओरल रिप्लाई दिया जा रहा था और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे और रिटर्न फॉर्म में आंसर दिए। क्वेश्चन आवर में क्या था कि 10 से 11 का जो टाइम रहता क्वेश्चन आवर। 0 आवर में क्या था कि जो क्वेश्चन आवर और जो मेन एजेंडा होता है उसके बीच का जो समय होता है, जहाँ हम डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस इरेज किए जा सकते हैं, वो होता है। मोशन ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया, सारे मोशन सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास होते हैं, लोकसभा में लाए जा सकते हैं, और जिनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िएगा और मस्त रहिएगा, है ना। और जाते जाते आपके लिए एक शायरी सुना जाता हूँ आज, आपको मोटिवेट करने के लिए, है? तो शायरी है कि ये दर्द देंगे, ये सिसकियां देंगे। क्या करेंगे कि संभाल लेना, थोड़ी भारी सी है। कि ये दर्द देंगे, ये सिसकियां देंगे, हम हैं कागज तो फिर ये कैंचियां देंगे। मतलब ये दर्द देंगे आपको, ये सिसकियां देंगे, हम हैं कागज तो फिर ये कैंचियां देंगे।
ये हैं जुगनू, इन्होंने पी ली है शराब, अब ये उठेंगे और हम मतलब हमको सूरज को गाली देंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको देता हूँ। ये दर्द देंगे, ये सिसकियां देंगे, हम हैं कागज तो फिर ये कैंचियां देंगे। ये है जुगनू, इन्होंने पी ली है शराब, अब ये उठेंगे और सूरज को गाली देंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।